चले भी आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। कल आपने रजिया सुल्तान को वाइंड अप कर लिया है और फिलहाल अभी गुलाम वंश की ही कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि गुलाम वंश में एक मजबूत करेक्टर बलबन तो खैर अभी बचे हुए हैं ही, और बलबन से पहले की जो भी आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनको भी थोड़ा क्या यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और आज की कक्षा में जो आपकी शुरुआती चर्चा है उसमें भी काफ़ी ताकत है, और यहाँ से कई बार आपकी परीक्षाओं में लगातार सवाल पुटअप किए जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करने की आवश्यकता रहेगी, और आपका प्रयास बिल्कुल ऐसा आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ से परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे पुटअप किया जाता है तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का कोई सामना ना करना पड़े, है ना। फिलहाल रजिया के जाने के बाद जो नए करेक्टर आपके सामने आएंगे, तो मैंने कल नाम आपको बता दिया था, तो रजिया के जाने के बाद नए करेक्टर कौन आपके सामने आएंगे? बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है। और रफली आप ये कहेंगे कि बहराम शाह का शासनकाल जो आपको लेकर के चलना है वो 1240 से लेकर के 1242 के मध्य क्या है आप लेकर के चलेंगे। 1240 से लेकर के क्या है 1242 के मध्य आप लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। एक बात तो ये है कि शुरुआती डिस्कशन कैसे हो, तो शुरुआती डिस्कशन ऐसे होगा, देखिए, कि जब आप इनके शासनकाल को आधार बना के कहेंगे तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि इनके शासनकाल में बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में एक नए पद इनके शासनकाल में एक नए पद का सृजन आप कह सकते हैं। इनके शासनकाल में एक नए पद का क्रिएशन आप कह सकते हैं। यानी कि इनके शासनकाल में क्या हुआ? एक नए पद का सृजन हुआ। और ये जो नया पद आपके सामने आएगा, देखिएगा, ये जो न्यू पोस्ट आपके सामने आएगी, ये जो नया पद आपके सामने आएगा, ये नया पद किस नाम से आपके सामने आएगा? इसको आप क्या कहेंगे? नायब। इसको आप कहेंगे नायब ए मुमालिकित। क्या कहेंगे? नायब ए मुमालिकित। नायब ए मुमालिकित क्या है आपको इसको कहना होगा। यानी कि इनके शासनकाल में एक नए पद का क्रिएशन हुआ, और ऐसा पहली बार हो रहा था। अगर आप दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व्यवहार को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो ये जो न्यू पोस्ट आपके सामने आई है, ये न्यू पोस्ट क्या है? पहली बार आपके सामने आई है ना। यानी कि एक नया पद आपको मिलेगा जिसको आप क्या कहेंगे? नायब ए मुमालिकित आप कहेंगे। अब तीन प्रकार के व्यवहार पहले करना सीखो। तीन प्रकार के व्यवहार क्या है? सबसे पहले आपको करना सीखना है ना। यानी कि आप आधार किसको मान के चलेंगे? नायब ए मुमालिकित। आपका मुख्य आधार क्या होगा? नायब ए मुमालिकित। आपका मुख्य आधार क्या होगा? नायब ए मुमालिकित होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको अब ये बताना होगा कि ये जो आपका नायब ए मुमालिकित जैसा पद है, इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति, इस पर आसीन होने वाला यानी कि बैठने वाला, इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति, इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति, इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है। तो अगर ये सवाल आपसे पुटअप किया जाता कि इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति आपको कौन दिखाई देता है, तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाना चाहिए, एक करेक्टर आपको दिखाना पड़ेगा। नाम क्या? एतगीन। आपको क्या नाम बताना? एतगीन। यानी कि एतगीन नामक व्यक्ति जो हैं, ये ऐसे पहले व्यक्ति माने गए हैं जिनको दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व्यवहार के आलोक में सबसे पहली बार क्या है, ये बड़ा एक राजनीतिक पद दिया गया था। तो इस पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एतगीन है। दूसरी कैलकुलेशन आपको यहां पर यह करनी है कि ये जो आपका पद है ना, यह पद यह पद, ये सवाल भी आ सकता है, तुर्कान ए चहलगानी। यह पद तुर्कान ए चहलगानी, यह पद तुर्कान ए चहलगानी, है ना, की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा।
तुर्कान ए चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा। तुर्कान ए चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा। तुर्कान ए चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा। अगली कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? अगली कैलकुलेशन आप ये करेंगे, सवाल अगर ये आ जाए, इस पद पर, इस पद पर आसीन होने वाला, इस पद पर आसीन होने वाला, इस पद पर आसीन होने वाला सर्वाधिक, इस पद पर आसीन होने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली, इफेक्टिव, सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, इस पद पर आसीन होने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको कौन लेकर के चलना है? बलबन। इस पद पर आसीन होने वाला जो सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व माना गया, वो कौन माना गया? बलबन को आप क्या लेकर के चलेंगे? बलबन को आप क्या लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ एक सवाल आपको यह भी बनाना पड़ेगा, यहां से बना लेते हैं, इस पद को समाप्त करने का कार्य किसने किया? इस पद को समाप्त करने का कार्य किसने किया? इस पद को समाप्त करने का कार्य, इस पद को समाप्त करने का कार्य किसने किया? इस पद को समाप्त करने का कार्य किसने किया? किसने किया? तो यहां आपको अपने आप को रटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पद जो है ये तुर्काने चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्तित्व ने या दिल्ली के जिस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था को समाप्त किया होगा, तो उसी को आपको जोड़ के चलना है कि उसी व्यक्ति की ओर से क्या है या उसी व्यक्तित्व की ओर से क्या है, इस पद को समाप्त करवाया गया होगा। तो अगेन यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। अगेन यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन आपका क्या है? राइट आंसर हो जाता है। तो बहराम शाह के शासन काल में एक न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने आता है, और ये जो न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने आता है, इसमें आप किस चीज को प्रमोट करने का काम करेंगे? यानी कि इनके शासनकाल में एक नए पद का क्रिएशन हुआ, एक नए पद को सृजित किया गया, जिसका नाम क्या था? नायब ए मुमालिक। और ये जो आपका नायब ए मुमालिक जैसा पद है, इसके संदर्भ में 4 प्रकार के व्यवहार हमने आपको समझाने का कार्य किया है। इस पद पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एतकीन है। और यह पद क्या माना जाएगा? तुर्कान ए चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाएगा। इस पद पर आसीन होने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व आप किसको लेके चलेंगे? बलबन को लेके चलेंगे। और इस पद को समाप्त करने का कार्य कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जो तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य करेगा। तो उस सवाल का आंसर भी आपका क्या हो जाता है? बलबन आपका हो जाता है। अब आपको समझना है यहां पर इस पद का मतलब क्या है। तो आपको यहां पर क्या लेके चलना पड़ेगा? एक कंपैरेटिव स्टडी आप लेकर के चलेंगे, कंपैरेटिव स्टडी आप लेकर के चलेंगे। यहां पर आपको क्या है? अभी एक कंपैरेटिव स्टडी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि हिंदी में आप क्या कहेंगे? एक तुलनात्मक अध्ययन क्या है, यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा, इसमें एक और आप क्या लेके चलेंगे? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेके चलेंगे, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के चलेंगे। इससे समझना काफी आसान हो जाएगा। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के चलेंगे, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के चलेंगे। तो देखो, जब आप भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर के चलते हैं, तो भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? शासन का प्रमुख दिखाई पड़ता है। एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? शासन का प्रमुख दिखाई पड़ता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नेंस कहते हैं। और एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? संवैधानिक प्रमुख दिखाई पड़ता है। एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? संवैधानिक प्रमुख दिखाई पड़ता है। एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? संवैधानिक प्रमुख दिखाई पड़ता है। एक और आपको कौन दिखाई पड़ता है? संवैधानिक प्रमुख दिखाई पड़ता है। अगर आप ओवरऑल इसको कैलकुलेट करने की बात करोगे संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, तो शासन के प्रमुख कौन माने जाएंगे आपके? प्रधानमंत्री महोदय माने जाएंगे। शासन के प्रमुख कौन माने जाएंगे आपके?
प्रधानमंत्री महोदय माने जाएंगे, प्रधानमंत्री महोदय माने जाएंगे। और संवैधानिक प्रमुख आपको कौन माने जाएंगे? तो संवैधानिक प्रमुख आपको कौन माने जाएंगे? राष्ट्रपति माने जाएंगे। संवैधानिक प्रमुख आपको कौन माने जाएंगे? राष्ट्रपति माने जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या माना जाता है? इनको वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका क्या बन जाएगी? मंत्रिपरिषद। तो इनको क्या माना जाता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। ओके, इनको आप क्या कहेंगे? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान आप कहेंगे। और राष्ट्रपति महोदय को आप क्या कहेंगे? नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्रपति महोदय को आप क्या कहेंगे? नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्रपति महोदय को आप क्या कहेंगे? नाम मात्र की कार्यपालिका। आपने भी पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपने तमाम प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना है तो उसको मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अकॉर्डिंग ही क्या है? करना पड़ता है। तो उसको मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अकॉर्डिंग ही क्या है? करना पड़ता है। तो ये जो आपका एक कंपैरेटिव, ये जो आपका कंपैरेटिव जोन है, ये यहां पर आपको क्या है? थोड़ा जनरेट करके चलना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो वस्तु स्थिति आपकी बनी हुई है उसको समझने में आपको क्या है? काफी आसानी हो जाती है। इससे क्या है कि वस्तु स्थिति को समझना क्या है? आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, या आपके लिए क्या, काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसी बात को यहां जोड़ो कि अगर हम ग्राउंड किसका बनाते हैं? दिल्ली सल्तनत का बनाते हैं। अगर हम ग्राउंड किसका बनाते हैं? दिल्ली सल्तनत का बनाते हैं। इसकी लैंग्वेज में दूंगा अपने हिसाब से अभी आपको। अगर आप ग्राउंड किसका बनाते हैं? दिल्ली सल्तनत का बनाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में अब क्या हो गया है? एक और आप क्या लिखेंगे? नायब ए मुमालिकित। एक और आप क्या लिखेंगे? नायब ए मुमालिकित। एक और आप क्या लिखेंगे? नायब ए मुमालिकित। नायब ए मुमालिकित। और एक और आप क्या लिखेंगे? सुल्तान। एक और आप क्या लिखेंगे? सुल्तान आपको लिखना पड़ेगा। एक और आपको क्या? नायब ए मुमालिकित आपको लिखना होगा। एक और आपको क्या है? सुल्तान आपको लिखना होगा। तो इस कंपैरेटिव स्टडी का फायदा अब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो आपके नायब ए मुमालिकित हैं, ये क्या हैं? ये वास्तविक कार्यपालिका है। ये क्या है? ये वास्तविक कार्यपालिका है। ये क्या है? ये वास्तविक कार्यपालिका है। जोड़ के सिखा रहा हूं आपको। ये क्या है? ये वास्तविक कार्यपालिका बनेंगे। ये क्या बनेंगे? ये वास्तविक कार्यपालिका बनेंगे। और सुल्तान का पद क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? अब वो नाम मात्र की कार्यपालिका बन जाएगा। वो सुल्तान का पद क्या बन जाएगा? वो अब नाम मात्र की कार्यपालिका बन जाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका बन जाएगा। क्योंकि देखो, आपने हमेशा ये चीजें समझने का प्रयास किया होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में संवैधानिक प्रमुख की तुलना में जो शासन के प्रमुख हैं उनको अधिक प्राथमिकता या उनको अधिक तवज्जो दी जाती है। तो जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अगर प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान हैं और राष्ट्रपति आपके नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो बिल्कुल यही कंपैरेटिव जोन आपको यहाँ पर लेकर के चलना होता है कि अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो यहाँ पर जो नायब ए मुमालिकित जैसा पद है वो अब क्या बन जाएगा? वास्तविक कार्यपालिका बन जाएगा। और सुल्तान का पद क्या होगा? नाम मात्र के कार्यपालिका होगा। यानी कि सुल्तान के पद की तुलना में ज्यादा तवज्जो, ज्यादा प्राथमिकता आपको किसको दे करके चलनी है? नायब ए मुमालिकित जैसे पद को आपको क्या दे करके चलनी है। इसकी असली कहानी क्या है? एक चीज तो ये मैंने सवाल आपको बना के दिखाई दिए हैं, है ना। यहाँ तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दरअसल मैं आपको ऐसा व्यवहार करके अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपैरेटिव स्टडीज आपको लेकर के चलनी पड़ती हैं, इनकी आपको क्या है? आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। अब इसकी कहानी बनाते हैं, लिखो जरा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 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 बहराम शाह के शासनकाल में बहराम शाह के शासनकाल में
बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मुमालिकत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मुमालिकत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मुमालिकत जैसा नया पद सामने आया, जैसा नया पद सामने आया, जैसा नया पद सामने आया, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में यह समझाने का प्रयास किया गया, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में यह समझाने का प्रयास किया गया, इस नए राजनीतिक पद के संदर्भ में यह समझाने का प्रयास किया गया कि यह तुर्कान ए चहलगानी, कि यह तुर्कान ए चहलगानी, कि यह तुर्कान ए चहलगानी, कि यह तुर्कान ए चहलगानी की सर्वोच्च चहलगानी की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा। इसी नए राजनीतिक पद के माध्यम से, इसी नए राजनीतिक पद के माध्यम से, इसी नए राजनीतिक पद के माध्यम से तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने, इसी नए राजनीतिक पद के माध्यम से तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने, तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने, तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने सुल्तान के पद पर, तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने सुल्तान के पद पर, तुर्काने चहलगानी के सदस्यों ने सुल्तान के पद पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक शक्तियां, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक शक्तियां, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक शक्तियां नायब ए मुमालिकत, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक शक्तियां नायब ए मुमालिकत, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक शक्तियां नायब ए मुमालिकत जैसे राजनीतिक पद में आ गई, जैसे राजनीतिक पद में आ गई, जैसे राजनीतिक पद में आ गई। असल में तुर्काने चहलगानी के सदस्यों को, असल में तुर्काने चहलगानी के सदस्यों को, असल में तुर्काने चहलगानी के सदस्यों को, असल में तुर्काने चहलगानी के सदस्यों को ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार इस नाते करना पड़ा, ऐसा व्यवहार इस नाते करना पड़ा, बात को समझना, ऐसा व्यवहार इस नाते करना पड़ा कि जब उन्होंने, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज, पढ़ा था ना आपने पहले, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था, कि जब उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था, तब शाह तुर्कान ने, तब शाह तुर्कान ने
शासन की कमान अपने हाथों में ली थी। तब शाह तुर्कान ने शासन की कमान अपने हाथों में ली थी। तब शाह तुर्कान ने शासन की कमान अपने हाथों में ली थी। तब शाह तुर्कान ने शासन की कमान अपने हाथों में ली थी। ऐसा दोबारा ना हो। ऐसा दोबारा ना हो। ऐसा दोबारा ना हो। ऐसा दोबारा ना हो। इस नाते तुर्काने चहलगाने के सदस्यों को ऐसा दोबारा ना हो। इस नाते तुर्काने चहलगाने के सदस्यों को ऐसा दोबारा ना हो। इस नाते तुर्काने चहलगाने के सदस्यों को इस नए राजनीतिक पद के माध्यम से ऐसा दोबारा ना हो। इस नाते तुर्काने चहलगाने के सदस्यों को ऐसा दोबारा ना हो। इस नाते तुर्काने चहलगाने के सदस्यों को इस नए राजनीतिक पद के माध्यम से इस नए राजनीतिक पद के माध्यम से सुल्तान की गतिविधियों को नियंत्रित करना पड़ा। सुल्तान की गतिविधियों को नियंत्रित करना पड़ा। सुल्तान की गतिविधियों को नियंत्रित करना पड़ा। कोमा सुल्तान की शक्तियों को सीमित 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 करना पड़ा। तो ये आप बताएंगे वहां पर उनके साथ ऑलरेडी क्या धोखा हो चुका है ना। जब उन्होंने पहली बार शासक निर्माता की भूमिका निभाई थी, तब रुकनुद्दीन फिरोज नामक व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था ताकि तुर्काने चहलगाने के सदस्य अपने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के समय में हुआ क्या कि शाह तुर्कान ने यानी कि उनकी माता जी ने शासन की जो कमान है अपने हाथों में ले ली और तुर्काने चहलगाने के जो मेंबर्स हैं ये अपने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए। अब रजिया के जाने के बाद जब उनको नए प्रकार से मौका मिला है तब वो गलती नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सुल्तान के पद के सामने क्या है एक नया राजनीतिक पद रखने का कार्य किया और वास्तविक शक्तियां क्या है इस नए राजनीतिक पद में निहित करवा दी। सबको लगा कि दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान बैठा हुआ है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसको कहा गया, वास्तविक कार्यपालक किसको कहा गया, वास्तविक शक्तियां किसमें निहित रही, नायब ए मुमालिक जैसे पद में। तो वो अपनी मिस्टेक को अपनी गलती को क्या है रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इस नाते ये मामला क्या है नए तरीके से आपके सामने क्या यहाँ पर आ जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। तो जो बहराम शाह हैं उनके शासनकाल का एक ग्राउंड तो क्या है आपके सामने ये बन के आता है जो हमने ऑलरेडी आपको क्या यहाँ पर समझाने का कार्य किया है। ये पहले आपको सवाल दिखा दे दिए थे और अब क्या है एक तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को हमने क्या है जागरूक करने का कार्य कर दिया है। यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप परीक्षा भवन में हैं और ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, ऐसे बनाइए ड्राफ्टिंग बिल्कुल नए पेज पर। ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि भारत पर मंगोलों का, यहां पे आप हल्के हल्के रेफरेंसेस लेके चलेंगे। अब भारत पर मंगोलों का पहला व्यवस्थित आक्रमण, भारत पर मंगोलों का पहला व्यवस्थित आक्रमण, भारत पर मंगोलों का पहला व्यवस्थित आक्रमण, भारत पर मंगोलों का पहला व्यवस्थित आक्रमण। तो देखो भारत पर मंगोलों का जो पहला व्यवस्थित आक्रमण है वो 1221 में नहीं है। क्यों नहीं है वो तो हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। यहाँ रेफरेंस आप किसका लेके चलेंगे 1241 एडी का, 1241 ईस्वी का। और शासनकाल किसका बताना है बहराम शाह,
बहराम शाह, बहराम शाह के शासनकाल में, क्या कहेंगे भाई, बहराम शाह के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में। और क्या कहेंगे, एक नाम हम आपको देना चाहेंगे, क्या कहेंगे, मोहम्मद, मोहम्मद तायर के नेतृत्व में, मोहम्मद तायर के नेतृत्व में, मोहम्मद तायर के नेतृत्व में। तो देखो, भारत पर मंगोलों का जो पहला व्यवस्थित आक्रमण होगा वो 1221 में कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। उसकी जो प्रॉपर कैलकुलेशंस आप करके चलेंगे वो 1241 में आप करके चलेंगे। ये इस लैंग्वेज के साथ कई बार सवाल आपकी परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो 1241 में कहेंगे और बहराम शाह के शासनकाल में आप बताएंगे, और मोहम्मद तायर के नेतृत्व में क्या है, आपको ये कहानी यहाँ पर क्या है बता करके चलनी है। मोहम्मद तायर के नेतृत्व में क्या है, आपको ये कहानी यहाँ पर बता करके चलनी है। मैं कुछ हल्के हल्के रेफरेंसेस आपके सामने क्या है रखना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने रफली वे में क्या बनाया, रफली वे में आपने क्या बनाया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया। कुछ हल्के के रेफरेंसेस आज ही ले लेते हैं। तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया है, इसमें इस प्रकार के क्या है रफली सर्कल्स बनाओ इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या छोटे छोटे क्या बनाओ, सर्कल्स बनाओ। और ये जो आपके सर्कल्स होंगे इनको आप क्या कहेंगे, एक तरीका तो ये है कि सुरक्षात्मक, क्या कहेंगे, सुरक्षात्मक घेरा कहेंगे। क्या कहेंगे, सुरक्षात्मक घेरा कहेंगे, एक तरीका तो ये है कहने का। दूसरा तरीका ये भी है, इनको क्या कहा जाता है, दुर्गों का निर्माण। इनको क्या कहा जाता है, दुर्गों का निर्माण। इनको क्या कहा जाता है, दुर्गों का निर्माण। इनको आप क्या कहेंगे, दुर्गों का निर्माण। क्या कहेंगे, दुर्गों का निर्माण। तो आप चाहें तो इसे सुरक्षात्मक घेरा मान के चलें, या आप चाहें इसे क्या मान के चलें, दुर्गों का निर्माण मान के चलें। यहाँ पे आपको भाव क्या लेना है, यहाँ पे आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि मंगोल, आगे हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मंगोलों के आक्रमणों के समक्ष, मंगोलों के आक्रमणों के समक्ष, मंगोलों के आक्रमण के समक्ष भारत को, भारत को सुरक्षा, भारत को सुरक्षा देने के उद्देश्य से, भारत को सुरक्षा देने के उद्देश्य से, भारत को सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह कार्य, यह कार्य बलबन ने किया था, 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 यह कार्य बलबन ने किया था। कुछ हल्के हल्के रेफरेंसेस हैं जो आगे आपको काफी क्या सहूलियत देने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर ये पढ़ ही रहे हैं कि भारत पर मंगोलों का जो फर्स्ट सिस्टमैटिक अटैक आप कब लेके चलेंगे, तो जब ये ग्राउंड आपने यहाँ पर बना लिया है, तो कुछ हल्के हल्के जो आपके रेफरेंसेस हैं मैं चाहूंगा कि आप उनको यहाँ पर क्या बना करके चलें। तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सुरक्षात्मक घेरा, दुर्गों का निर्माण ये किसने किया, ये बलबन ने उस समय करवाया था, ताकि मंगोल आक्रमणकारियों के समक्ष या मंगोलों के आक्रमणों के समक्ष आप क्या है भारत को सुरक्षा दे पाए। ये भाव क्या आपको लेकर के चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो कंडीशन आपको बनानी है, दो कंडीशन आप बनाएंगे इस तरीके से। इस कंडीशन का भाव क्या लेके चलेंगे, सवाल बहुत बार आया भी है।
कि मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में? मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में? तो आप जान ही पा रहे होंगे कि आपका आंसर क्या जाना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी। और कितनी बार हुए थे? 6 टाइम्स, 6 बार, यानी कि सर्वाधिक बार, 6 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरा रेफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या बनाया? डी। और डी का मतलब क्या हुआ आपका? दिल्ली हुआ। यहाँ पे आपने क्या बनाया? डी बनाया। और डी का मतलब क्या हुआ आपका? दिल्ली हुआ। दिल्ली के नजदीक ही आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? दिल्ली के नजदीक ही आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? आप कहेंगे सीरी। आगे में जब अलाउद्दीन हम पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। सीरी नामक नगर की स्थापना। 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 और ये जो आपका सीरी नामक नगर की स्थापना है, इसको क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी की सेकंड कैपिटल कहा जाता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी राजधानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेकंड कैपिटल, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी राजधानी कहा जाता है। और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का यह अलाउद्दीन खिलजी का हम कैसे कहेंगे? यह अलाउद्दीन खिलजी का गैरिसन शहर था। गैरिसन शहर था। यह अलाउद्दीन खिलजी का गैरिसन शहर था। बहुत बार आया है ना? यानी कि कुल मिलाकर के भाव क्या बनता है? कुल मिलाकर के भाव यह बनता है कि दिल्ली में दिल्ली में मंगोल आक्रमणकारियों को प्रवेश करने से रोकना। दिल्ली में मंगोल आक्रमणकारियों को दिल्ली में मंगोल आक्रमणकारियों को प्रवेश करने से रोकना। दिल्ली में मंगोल आक्रमणकारियों को प्रवेश करने से रोकना। प्रवेश करने से रोकना। प्रवेश करने से रोकना। ये आगे इसकी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का गैरिसन शहर है, जहां पर दुनिया भर के राजनीतिक हथियार आपको मिलेंगे, है ना, और सेना आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दिल्ली के नजदीक अलाउद्दीन ने जो सीरी नामक नया शहर बसाया, और ये उसका क्या था? गैरिजन सिटी है। तो ये आप ये कहेंगे, और ये भी कहा जाता कि अलाउद्दीन की सेकंड कैपिटल है। यानी कि इसी शहर में अलाउद्दीन ने कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देने का कार्य किया ताकि मंगोल आक्रमणकारी चाहकर भी क्या है? दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। तो एक तो सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार है। उसने क्या व्यवस्थाएं की हैं, उनका बहुत ही हल्का सा रेफरेंस क्या है यहाँ मैंने आपको देने का कार्य किया है, ताकि थोड़े छोटे रेफरेंसेस क्या आपके सामने आने लगे। अब इधर बनाओ। किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत पर मंगोलों के आक्रमण बंद हुए? भारत पर मंगोलों के आक्रमण बंद हुए। 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 तो यहां अगर ये सवाल इस लैंग्वेज के साथ आपके सामने आ जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। यहाँ तो मैं हल्के हल्के रेफरेंसेस आपको बता रहा हूँ
ताकि एक सीक्वेंस आपका बन जाए कि क्या क्या चीजें आपको मंगोलों के बारे में आने वाले समय में क्या है पढ़ के चलनी है। मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ पे एक बात और जोड़ के चलेंगे कि मंगोलों को एमबीटी ने मंगोलों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मंगोलों को एमबीटी ने मंगोलों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल कर लिया था। 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 अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया, है ना। इसकी गहराई हम बाद में बताएंगे। तो आप तैयार हो गए हैं, यानी कि एक सवाल तो मैंने दिया ही दिया आपको कि भारत पर मंगोलों का जो पहला व्यवस्थित आक्रमण है वो कब माना जाएगा, तो 1241 ईस्वी में माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमने आपको ये भी समझाने का कार्य किया है कि आने वाले समय में आपको क्या है किस प्रकार के जो रेफरेंसेस हैं यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, तो वो कहानी भी क्या है यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बता दी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ, इंग्लिश में ग्राउंड ऑफ हिस्टोरियंस। अब मैं इनको जोड़ना शुरू करूंगा क्योंकि आपकी परीक्षाओं में जो इतिहासकार हैं उनके कोटेशंस भी आपसे पुटअप किए जाएंगे। आपके परीक्षा में जो इतिहासकार हैं उनके जो आपके कोटेशंस हैं वो भी आपसे क्या पुटअप किए जाएंगे, वो भी आपसे क्या पुटअप किए जाएंगे। तो इनको भी क्या है अब धीरे धीरे हम क्या उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिस्कशंस आपने कर लिए हैं। और जब डिस्कशंस आपने कर लिए हैं तो ये जो आपके इतिहासकारों का धरातल है ये अब आपको यहाँ पर क्या उठा करके चलना पड़ेगा, है ना। जैसे गुलाम वंश को आधार बनाते हुए व्यवहार करते हैं। एक इतिहासकार आपको मिलते हैं के ए निजामी के ए निजामी। इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को ओवरऑल दिखा रहा हूं अब मैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। वास्तविक संस्थापक कहा। वास्तविक संस्थापक कहा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। नोट डाउन करो। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। एक हिस्टोरियन आपको लेके चल रहे हैं आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। क्योंकि ये चीजें अब मैं आपको समझा चुका हूं तो कोटेशन अब आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। भारत में भारत में भारत में मुस्लिम साम्राज्य का भारत में मुस्लिम साम्राज्य का भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मैंने पहले भी पढ़ा है, मैं तो पढ़ा चुका हूं आपको इसको अपनी ओर से ना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना। इल्तुतमिश को माना। और आप समझ के बैठे हैं, है ना, कि मोहम्मद गौरी ने भारत में जिस पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश किया था, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, या अगर आप उसे अनुशासित करना चाहते हैं, तो आपको प्रशासनिक सुधारों पर काम करना होगा। और प्रशासनिक सुधारों पर सबसे पहली बार कार्य किसकी ओर से किया गया, इल्तुतमिश की ओर से किया गया। तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी सही कह रहे हैं और हम क्या ऑलरेडी इस बात को पढ़ के बैठे हैं।
हम क्या ऑलरेडी क्या है इस बात को पढ़ के बैठे हुए हैं। अब सेकंड वाला बनाओ। ग्राउंड ऑफ हिस्टोरियंस। ग्राउंड ऑफ हिस्टोरियंस, है ना। आपको देखो एवरी सिंगल कोटेशन नहीं उठाना, जो महत्वपूर्ण है, जो ऑलरेडी आप चर्चाओं में शामिल कर चुके हो, है ना, अपनी ओर से। अब आप उनको क्या है इतिहासकारों की ओर से क्या है यहाँ पर दिखाने का कार्य करोगे। अब यहाँ पर एक करेक्टर किन का आएगा देखिएगा। मिनहाज नाम सुना होगा आपने। मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, है ना। मिनहाज उस सिराज, ये अपने आप में क्या है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है। तो मिनहाज सिराज क्या कहते हैं, मिनहाज सिराज आपको ये समझाने का कार्य करते हैं। ऐसे लिख लेते हैं इसको कि भाग्य ने, भाग्य ने रजिया को, भाग्य ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया। भाग्य ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया। पुरुष नहीं बनाया। भाग्य ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया। यदि वह पुरुष होती, या ऐसे लिख लेंगे भाग्य ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया, उसके व्यक्तित्व में, हम पढ़ के बैठे हैं पहले ही, उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यक्तित्व में वे सभी, उसके व्यक्तित्व में वे सभी लाभकारी, लाभकारी गुण मौजूद थे। उसके व्यक्तित्व में वे सभी लाभकारी गुण मौजूद थे। उसके व्यक्तित्व में वे सभी लाभकारी गुण मौजूद थे जो एक शासक के व्यक्तित्व में होने चाहिए। 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 जो एक शासक के व्यक्तित्व में क्या है होने चाहिए। जो एक शासक के व्यक्तित्व में होने चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी आप पढ़ के बैठे हैं। और यहाँ पर जो आपके मिन्हाज सिराज हैं, बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं, वो इस प्रकार की बातें क्या है कर रहे हैं ना? एक आपके मिलेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियन। ये क्या है अंग्रेज इतिहासकार है। नाम आपने सुना होगा एल्फिस्टन। ये आप आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एल्फिस्टन के जो आपके कोटेशन है, ये तुगलक वंश के संदर्भ में तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्या पुटअप किए जाते हैं, एल्फिस्टन महोदय। और एल्फिस्टन महोदय कौन है, एक ब्रिटिश क्या है हिस्टोरियन है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि रजिया, यदि रजिया स्त्री ना होती, 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 तब उसका नाम, तब उसका नाम, तब उसका नाम भारत के महान, तब उसका नाम भारत के महान, तब उसका नाम भारत के महान, भारत के महान शासकों, भारत के महान शासकों में लिया जाता। भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो अब तक की चर्चाओं के मुताबिक जो फेमस कोटेशंस हैं, वो फेमस कोटेशंस क्या है, चार प्रकार से हमने आपके सामने रखे हैं। टकरा सकते हैं, आपकी परीक्षा की डिमांड भी है, और इस प्रकार के जो आपके कोटेशंस हैं वो आपकी परीक्षा में क्या है आते भी रहते हैं। दो हमने पहले आपको बता दिए, है ना, के ए निजामी और डॉक्टर आर पी त्रिपाठी की ओर से। और दो अब आपको बता दिए, मिनहाज सिराज और एल्फिस्टन महोदय की ओर से। दोनों को अच्छे से क्या है नोट डाउन कर लो। अब आपको मेन करेक्टर उठाना है। मेन करेक्टर कौन है, बलबन। बलबन एक लेंदी करेक्टर है। और बलबन की कैलकुलेशन
जिस तरीके से आनी चाहिए उसी प्रकार से आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। और गुलाम वंश में बलबन आपको अच्छे अच्छे सवाल भी क्या है देख करके चलता है। सवाल आने की संभावनाएं क्या है? ठीक ठाक मात्रा में रहती हैं। और अगर सवाल आने की संभावनाएं ठीक ठाक मात्रा में, ये मान के चलो, मैं खुद आपके सामने कह रहा हूं, बलबन आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बलबन आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है, तो क्यों ना हम इतने व्यवस्थित हो जाएं अपने अध्ययन और अध्यापन के दौरान, ताकि बलबन को लेकर के अगर कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में पुटअप किया जाता है, उस सवाल को बीट करना क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, है ना। तो पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग के थ्रू चलेंगे बलबन, है ना। हालांकि मैं जब इतिहास लिखूंगा यहाँ का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो मैं अपनी चर्चा में बलबन को पता क्या कहूंगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये मुझे एक दिन कहना है, लेकिन आपको नहीं कहना है, क्योंकि आपको क्या है, अपनी परीक्षा से मतलब है, आपको अपनी परीक्षा में सवालों से मतलब है। हमारी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया थोड़ी क्या है, अलग है। बलबन पे आपको क्या डिस्कशन करना है? सबसे पहला डिस्कशन कहां पर आ जाना चाहिए? सबसे पहला डिस्कशन यहां पर आ जाना चाहिए कि सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन की, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन की राजनीतिक स्थितियां, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन की राजनीतिक स्थितियां, बलबन की राजनीतिक स्थितियां, बलबन की राजनीतिक स्थितियां। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन की क्या है, आपको राजनीतिक स्थितियां यहां पर क्या है बना करके चलनी पड़ेंगी। और तरीका आप किस प्रकार का लेंगे, तो तरीका आपको देखिए बहुत सिंपल ऐसे आ जाता है। इस प्रकार से आपको क्या अपना डिस्कशन यहाँ पर क्या है हेल्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से देखिएगा। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश के दास के रूप में एक बात, इल्तुतमिश के दास के रूप में ये एक बात है। इल्तुतमिश के दास के रूप में, इल्तुतमिश के दास के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ, 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 है ना। और जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं, इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करने की बात करेंगे कि इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या है, हाँ, इल्तुतमिश के दास के रूप में क्या है, उसने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया है। तो राजनीतिक जीवन का प्रारंभ इल्तुतमिश के दास के रूप में है, तो यहां पर आपको यह भी जोड़ के चलना पड़ेगा, तुर्कान चहलगानी के सदस्य के रूप में, 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 ये बात आप कहेंगे, तुर्कान चहलगानी के सदस्य के रूप में, तुर्कान चहलगानी के सदस्य के रूप में। अगली कैलकुलेशन जो आप करेंगे यहां पर, वो कैलकुलेशन आप ये करेंगे कि रजिया के शासन काल में, रजिया के शासन काल में बलबन की राजनीतिक स्थिति, बलबन की राजनीतिक स्थिति, रजिया के शासनकाल में बलबन की राजनीतिक स्थिति, बलबन की राजनीतिक स्थिति, रजिया के शासनकाल में बलबन की राजनीतिक स्थिति। तो देखो रजिया के शासनकाल में बलबन की जो पॉलिटिकल कंडीशन आप लोग बताएंगे, तो पहले तो ये कहेंगे अमीर, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब जैसे पद पर तैनाती,
जैसे पद पर तैनाती, जैसे पद पर तैनाती, जैसे पद पर तैनाती। और इसका मतलब आप ऐसे बताएंगे कि ये जो आपका अमीर हाजिब जैसा पद है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दरबारी। बलबन बड़ा कठोर था ना, बलबन क्या था? बहुत ज्यादा अनुशासित था। दरबारी शिष्टाचार को, दरबारी शिष्टाचार को, दरबारी शिष्टाचार को व्यवस्थित करने वाला, दरबारी शिष्टाचार को व्यवस्थित करने वाला, दरबारी शिष्टाचार को व्यवस्थित करने वाला, दरबारी शिष्टाचार को व्यवस्थित करने वाला। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में बलबन की जो आपकी पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसे काम कर रही थी, और रजिया के शासनकाल में कई बार पुटअप किया गया है। तो आप क्या बताएंगे? अमीर हाजिब जैसे पद पर क्या है उसकी तैनाती है, किसकी? बलबन की। ठीक है ना? एक मिनट है। अब देखिए आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपका डिस्कशन कैसे आना चाहिए? तो आगे आपका डिस्कशन कैसे आएगा? आप मजबूत डिस्कशन आप लेके चलेंगे, है ना? तो सुल्तान बनने से पूर्व एक करेक्टर और आपको दिखाई पड़ेंगे। इनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद ही है। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन देखो ये जो आपके नसीरुद्दीन महमूद है, पहले मेरी बातें समझ लो, परेशान मत होना। ये जो आपके नसीरुद्दीन महमूद है, ये वो नहीं है जिनको इल्तुतमिश अपना क्या है उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। ये वो नहीं है जिनको इल्तुतमिश क्या अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हालांकि इल्तुतमिश के ही पुत्र हैं ये, लेकिन ये क्या है, वो नहीं है जिनको इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी डेथ तो उस समय हो गया था। इतिहास में नाम अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल आपको दिखाई पड़ेगा, ये शासनकाल आप लेके चलेंगे 1246 से लेकर के 1265 एडी तक लगभग। क्योंकि बहराम शाह और नसीरुद्दीन महमूद के बीच में एक करेक्टर और भी आपको दिखाई पड़ते हैं, उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये जो आपका अलाउद्दीन मसूद शाह है, ये काम के नहीं है, उनको स्किप कर देते हैं। सीधा ध्यान कहाँ पे लेके आना है? बलबन को जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करने की बात करेंगे, नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल क्या मिलेगा? 1246 से 1265 के बीच मिलेगा। एक बात समझो मेरी, रजिया के जाने के बाद, अगर हम रजिया के जाने के बाद की कैलकुलेशन करें, तो तीन करेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं। बात को समझना। एक करेक्टर आपके सामने कौन आएगा? बहराम शाह। बहराम शाह का शासन काल क्या है? 1240 से क्या है? 1242। बात को समझना है ना। बहराम शाह का शासन काल क्या है? 1240 से 1242 है। बहराम शाह के बाद कौन आपको दिखाई पड़ेंगे? अलाउद्दीन। कौन दिखाई पड़ेंगे? अलाउद्दीन मसूद शाह। आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? अलाउद्दीन मसूद शाह। और जब आप इनके शासनकाल को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो 1242 से कहां तक मिलेगा? 1240। और जब आप नसरुद्दीन महमूद को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो देखो नसरुद्दीन महमूद जो हैं, नसरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल आपको दिखाई पड़ेगा, वो कहां से कहां है? वो 1240 से लेकर के कहां तक है? 1265 तक है। 1240 से लेकर कहां तक है? 1265 तक है। या 1266 भी आप ले सकते हैं, है ना? 66 ले लेते हैं, 20 साल का दिखाना है, 20 साल का ही दिखा देते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये 65 हो जाएगा। क्या ले लेते हैं इसको? 65 ले लेते हैं, 66। हाँ। तो आप एक बात देखो कि रजिया के जाने के बाद जो करेक्टर्स आ रहे हैं, इनका शासनकाल आपको कितने समय का मिलता है? केवल 2 साल का। इनका शासनकाल आपको कितने समय का मिलता है?
4 साल का, और इनका शासनकाल आपको कितने समय का मिलता है? 20 साल का, है ना? कितने का मिलता है? 20 साल का मिलता है। तो इसमें दो प्रकार के भाव आपको बनाने पड़ेंगे, है ना, कि ऐसा क्या है कि नसरुद्दीन महमूद 20 साल तक शासन करके चला गया, और बाकी लोग क्या है, कोई 2 साल के लिए आपको दिखाई पड़ा है, या कोई क्या आपको 4 साल के लिए आपको दिखाई पड़ा है। इसकी वजह क्या है? ये एक मैंने एक डिस्कशन आपके सामने किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लिख लो पहले, चलो, तभी समझ में आएगा। इसकी वजह क्या रहेगी? देखो, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्काने चहलगाने के सदस्य तुर्काने चहलगाने के सदस्य तुर्काने चहलगाने के सदस्य तुर्काने चहलगाने के सदस्य शासक निर्माता की भूमिका में आ चुके थे। तुर्काने चहलगाने के सदस्य शासक निर्माता की भूमिका में आ चुके थे। तुर्काने चहलगाने के सदस्य शासक निर्माता की भूमिका में आ चुके थे। रजिया के जाने के पश्चात रजिया के जाने के पश्चात रजिया के जाने के पश्चात उन्होंने अपने रजिया के जाने के पश्चात उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रजिया के जाने के पश्चात उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रजिया के जाने के पश्चात उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बार बार सुल्तानों में बदलाव किए बार बार सुल्तानों में बदलाव किए बार बार सुल्तानों में बदलाव किए। लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि आखिर नसरुद्दीन महमूद के पास ऐसा क्या रहा। लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि आखिर नसरुद्दीन महमूद के पास ऐसा क्या रहा। लेकिन विचार करने योग्य बात यह भी है कि आखिर नसरुद्दीन महमूद के पास ऐसा क्या रहा। नसरुद्दीन महमूद के पास ऐसा क्या रहा कि वह 20 सालों तक शासन कर पाया कि वह 20 सालों तक शासन कर पाया। असल में असल में तुर्काने चहलगाने का सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तित्व बलबन ही रहा। असल में तुर्काने चहलगाने का सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तित्व बलबन ही रहा। असल में तुर्काने चहलगाने का सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तित्व बलबन ही रहा। असल में तुर्काने चहलगाने का सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तित्व बलबन ही रहा। सर्वाधिक ताकतवर व्यक्तित्व बलबन ही रहा। और बलबन का राजनीतिक आशीर्वाद नसीरुद्दीन महमूद को प्राप्त हुआ। और बलबन का राजनीतिक आशीर्वाद नसीरुद्दीन महमूद को प्राप्त हुआ। और बलबन का राजनीतिक आशीर्वाद नसीरुद्दीन महमूद को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि
तुर्काने चहलगानी, यही कारण है कि तुर्काने चहलगानी, यही कारण है कि तुर्काने चहलगानी शासक निर्माता की भूमिका में, यही कारण है कि तुर्काने चहलगानी शासक निर्माता की भूमिका में, यही कारण है कि तुर्काने चहलगानी शासक निर्माता की भूमिका में होने के बावजूद भी, शासक निर्माता की भूमिका में होने के बावजूद भी, शासक निर्माता की भूमिका में होने के बावजूद भी नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से नहीं हटा पाई, नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से नहीं हटा पाई, नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से नहीं हटा पाई। कोई पूछे तो बता देना, कोई पूछे तो बता देना, है ना? क्योंकि यहां पर यह भाव जुड़ना ही था। क्योंकि असल में मामला क्या है, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में अगर आप बलबन की राजनीतिक स्थिति दिखाएंगे, अगर आप बलबन की राजनीतिक स्थिति दिखाएंगे, ओके, अगर आप बलबन की राजनीतिक स्थिति दिखाएंगे तो फिर आपको क्या कहना होगा? आपको यह कहना होगा कि नायब ए मुमालिकित, नायब ए मुमालिकित, नायब ए मुमालिकित जैसे पद पर तैनाती, जैसे पद पर तैनाती, जैसे पद पर तैनाती, जैसे पद पर तैनाती, यानी कि नायब ए मुमालिकित जैसे पद पर तैनाती, नायब ए मुमालिकित जैसे पद पर तैनाती। यहीं से एक फैक्ट आपकी परीक्षा में आता है कि सुल्तान ना होते हुए भी, सुल्तान ना होते हुए भी, ये बलबन के बारे में ही ज्यादा आता है, सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, 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 सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? बलबन करेगा। कौन करेगा? बलबन करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस नाते है कि नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद का झुकाव, नसीरुद्दीन महमूद का झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक रहा, धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक रहा, धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक रहा, धार्मिक कार्यों के प्रति क्या रहा? अधिक रहा, धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक रहा। और क्या कहने का मौका मिलेगा? नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद अपना अधिकांश समय, नसीरुद्दीन महमूद अपना अधिकांश समय, नसीरुद्दीन महमूद अपना अधिकांश समय कुरान, कुरान, कुरान की नकल करने पर, कुरान की नकल करने पर, कुरान की नकल करने पर खर्च किया करता था, खर्च किया करता था, खर्च किया करता था, है ना? यानी कि कुरान की जो आयतें हैं उनको अपनी ओर से क्या लिखा करता था? देख देख कर नकल करना, है ना? तो हम कह सकते हैं प्रतिफल, वास्तविक सत्ता,
वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में रही, बलबन के हाथों में रही, बलबन के हाथों में रही, बलबन के हाथों में रही। यानी कि नायब ए मुमलकित जैसे पद पर इससे पहले भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके बारे में सुल्तान ये नहीं कहता कि भैया आप देखो जो कुछ देखना है ना, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन नसरुद्दीन महमूद का भाव ऐसा है कि नसरुद्दीन महमूद का झुकाव जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक है। उसने बलबन को साफ साफ कहा कि अगर मैंने अपना आपको नायब ए मुमलकित बनाया है तो मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं आपसे, है ना। आप करो, चीजों को आप आगे बढ़ाओ जैसे आप बढ़ाओगे। तो इसलिए बलबन की ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे बनती है कि सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है। और ये बताना पड़ेगा आपको, नसरुद्दीन महमूद का झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक है। नसरुद्दीन महमूद अपना अधिकांश समय कुरान की नकल करने पर खर्च किया करता था। प्रतिफल वास्तविक सत्ता जो है वो बलबन के हाथों में रही है। एक बात और भी है, इस बात को अगर और आपको मजबूती देनी हो तो एक बात और भी है। नसरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद और एक और क्या स्टैब्लिश करेंगे, बलबन। क्या है, बलबन। ठीक है। अगर आप इन दोनों के संबंधों को दिखाने की बात करेंगे तो नसरुद्दीन महमूद बलबन को क्या देते हैं, एक उपाधि। और ये उपाधि का मतलब आप नहीं बता पाएंगे, केवल जोड़ के चलना पड़ेगा। उलोग, उलोग खां। मैंने पहले बताया था कि कुछ उपाधियां ऐसी होती हैं जिनके मतलब आप बता पाते हो, लेकिन अधिकांश उपाधियां ऐसी होती हैं जिनके मतलब बताना थोड़ा क्या हो जाता है, टिपिकल टास्क हो जाता है। बलबन कैसा व्यवहार लेके आएगा नसरुद्दीन महमूद के संदर्भ में, अपनी पुत्री की शादी की, 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 अपनी पुत्री की शादी की। तो यहां से भी आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं अपने डिस्कशन को। यहां से भी क्या आप अपने डिस्कशन को क्या है, एक निष्कर्ष दे सकते हैं, एक निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं कि सुल्तान जो दिखाई पड़ रहा है आपको, सुल्तान तथा बलबन के मध्य, सुल्तान तथा बलबन के मध्य पाए जाने वाले, पाए जाने वाले मजबूत संबंधों ने, सुल्तान तथा बलबन के मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंधों ने, सुल्तान तथा बलबन के मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंधों ने भी वास्तविक सत्ता, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में सौंपी, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में सौंपी, बलबन के हाथों में सौंपी, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में सौंपी। तो आप इस डिस्कशन के बिहार पर भी क्या है, उस बात को मजबूती देने का कार्य कर सकते हैं कि ऐसा बलबन के बारे में ही क्यों कहा जाता है कि सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि बलबन के पास ग्राउंड क्या है, बिल्कुल अलग तरीके से क्या आपके सामने आ जाते हैं। बाकी कल डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है? ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने क्लास में पार्टिसिपेशन किया। जी।